Welcome to this Wednesday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें आप तक लाएंगे और इन पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ मिस्टर ए.के. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। और अब हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। Asian stocks decline amid resurgence of coronavirus cases and concerns about global economic recovery. And oil prices fall due to slowing of demand amid restriction to arrest COVID-19 infection. वैश्विक आर्थिक सुधार पर चिंताओं और कोरोना वायरस मामलों के फिर बढ़ने के बीच एशियाई बाजारों में गिरावट और कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबंध के बीच मांग कम होने के कारण तेल की कीमतों में आई गिरावट। घरेलू शेयर बाजार आज अवकाश के कारण बंद थे। शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से। पहले एशियाई क्षेत्र। एशियाई क्षेत्र के कुछ देशों में कोरोना वायरस के मामलों में फिर वृद्धि से वैश्विक वृद्धि और सुधार की मजबूती पर संदेह से जुड़ी चिंताओं के बीच एशियाई बाजारों में भारी गिरावट आ गई। जापान का निक्केई सूचकांक 2% लुढ़क गया और हांगकांग का हैंग सेंग 1.8% की भारी गिरावट में रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.5% की गिरावट पर था और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 1.2% के नुकसान पर था। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक बिना किसी खास बदलाव के बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो ताजा समाचार मिलने तक दिन के कारोबार में यहां तेजी का रुख था। लंदन का फुटसी 0.4% की बढ़त पर था और फ्रांस का कैक 0.6% की वृद्धि में था। जर्मनी के डैक्स में 0.2% की बढ़ोतरी थी। मिस्टर भट्टाचार्य, एशियाई क्षेत्र में हम आज गिरावट का रुख देख रहे हैं। चीन में अभी कुछ ही समय पहले तिमाही फिगर्स आए थे, जीडीपी ग्रोथ के रिकॉर्ड 18% से अधिक। अब आपको क्या स्थिति, जो ताजा स्थिति है उसमें आपको क्या प्रोस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं इकोनॉमिक रिकवरी के वर्ल्ड ओवर और आगे क्या परिदृश्य देखते हैं आप? देखिए, जो असेसमेंट ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी की इस सेकंड वेव के पहले थी, वो असेसमेंट तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो असेसमेंट अभी वो इंटैक्ट है। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से जो हम देख रहे हैं कि जो विश्व का जो प्रधान जो देश जो हैं, जैसे इंडिया हुआ, अमेरिका हुआ, चाइना हुआ और यूरोप हुआ, ये सारे देशों में जो कोविड का प्रकोप जो है एक तरह से दूसरी बार आ रहा है। अमेरिका में घटते घटते अभी भी कल तक 51,000 के केस थे। इंडिया में तो हम सबको मालूम है कि ये केस करीबन 3 लाख केस में पहुंच गए हैं। चाइना में घटा है, जिसकी आपने जिक्र की, जो 18% का जो ग्रोथ आया है, वो एक बेस इफेक्ट के लिए भी आया है, क्योंकि वो अगर उनका जो पहले तिमाही के अगर आप 2020 का देखेंगे, वो 2020 में उनका नेगेटिव चला गया था, ग्रोथ माइनस चला गया था। उसके हिसाब से उनका ये जो ग्रोथ जो है फर्स्ट क्वार्टर का 2021 का, उनका 18% आया है। मैं समझता हूं कि ये जो कोरोना का जो प्रकोप जो है, वो जो आर्थिक जो सुधार या आर्थिक जो रिकवरी के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह डाल रहा है। किस तरह से ये पैन आउट करेगा, ये इसके ऊपर ये काफी 2-3 चीजों में ऊपर निर्भर करता है। एक तरफ तो आप वैक्सीनेशन रोल आउट कैसा होता है, और दूसरा है कि ये सेकेंड वेव जो है वो किस तरह से कब पीक करता है और कब वो ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है, और तीसरा है कि किस तरह से जो इकोनॉमी की जो पेस ऑफ एक्टिविटी जो है डिफरेंट जगह में, वो किस तरह से उसके ऊपर बाधाएं आती है, और किस तरह से जो सरकार जो है उस बाधाओं से निकालने के लिए अर्थनीति को किस तरह से कदम उठाते हैं। AKB, the regression of values of securities would depend on the tenure of the lockdown. So what are the concerted efforts on the part of stock exchanges to arrest this, not just in the short term, but in the short to medium term also? Do you see
circuit breakers or suspension of trading as measures taken by these Board of Governors to ensure valuation is not lost too much despite the length of the lockdown, if that happens? Well, stock exchanges are not meant to be the guardian of stock values. They are the guardians of making sure trading takes place without interruption and helping the stock market players or the investors to continue their trading without any disruptions. What the stock market should make sure is that the stock trading should continue unabated, unrestricted, and uninterrupted. And I don't see that the current wave of the COVID disease, COVID pandemic, is going to have a major impact on the way the stock market will be operating. As you have seen that what has happened in the Indian context is that the curfew hours are there, but the stock market trading has been affected because the stock market participants, but the stock market authorities have not closed the stock market. So I don't see that the stock market being unduly impacted because of the COVID-led curfew hours that have been enforced in different parts of the country. मिस्टर भट्टाचार्य, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही हम कंटिन्यू करें, अभी आपने कहा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में बाधाएं कितनी आए और उसको किस तरह से उन पर पार पाने के लिए सरकारें क्या कदम उठाएंगी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा आगे के परिदृश्य के लिए। तो आप बता सकते हैं कि भारतीय सरकार से आपको क्या अपेक्षाएं हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? एक तरफ तो हमें ये देखना है कि जो कोविड-19 जो पैंडेमिक जो है, ये कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर ज्यादा प्रकोप रख रहा है। अगर हम देखें, जिसे हम कहते हैं कि टच इंडस्ट्रीज जो हैं, जो टूरिज्म इंडस्ट्री हुआ, जिसे कहते हैं एक्सपीरियंशियल इंडस्ट्रीज जो हैं, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हुआ, होटल इंडस्ट्री हुआ, जो मोबिलिटी इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, जैसे कि उबर, ओला, लोग को घर से बाहर निकलना, घर से एक जगह से दूसरे जगह जाना, एयरलाइन इंडस्ट्री को हम जैसे कहते हैं, ये सारे इंडस्ट्रीज को और एक दूसरा धक्का पहुंचने का रिस्क जरूर दिख रहा है इस वक्त। और मुझे लगता है कि सरकार की जो कदमें जो होनी चाहिए वो ऐसी इंडस्ट्री के ऊपर ही होनी चाहिए, और जो पर्यायी जो आपकी जो वर्कर्स जो हैं, माइग्रेंट लेबरर्स जो हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत जो प्रकोप जो आ रहा है वो आ सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा कि स्टेट्स को कहा कि ये माइग्रेंट लेबर को अपने घर वापस नहीं जाना चाहिए, जहां पे है वो वहीं रहना चाहिए, और कोई तरह लॉकडाउन का कोई एनफोर्समेंट नहीं की जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये सारे जो एश्योरेंसेस जो आ रहे हैं वो ये 4-5 इंडस्ट्रीज और जो वर्कर्स क्लास जो हैं उनके ऊपर ये इम्पैक्ट ज्यादा न हो, तो सरकारी नीतियों का भी जो काम जो होगा, इम्पैक्ट होगा, मैं समझता हूं ये 5 क्षेत्रों में केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि यही जो क्षेत्र हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रभावित होंगी। आपकी जो फाइनेंशियल सेक्टर जो है, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, मैं समझता हूं कि उतना ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। AKB, with the companies declaring the fourth quarter results, how do you see trading tomorrow? Will the market come down, or would you see it picking up? What do you expect from the results? Well, only an astrologer can predict that. But let me say that given the global trends in various markets today in different countries, I would imagine that tomorrow's Indian markets may open on a low note, and it may see further loss of value. But you have to also realize that in the intervening period, the government has come out with a fairly robust, strong vaccine strategy. So my sense is that there will be an adverse negative pressure on the stock markets, but they will be to some extent be neutralized by the government's robust vaccine rollout policy, under which they have given freedom to the states
to fix their vaccine prices. They are given freedom to the vaccine makers to sell a part of their vaccines in the open market. So there are many decisions that have been taken which will probably neutralize to some extent the adverse impact that may be felt by the stock markets tomorrow when they open up because of the Asian markets particularly doing badly today. Mr. Bhattacharya, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि फाइनेंशियल सेक्टर इज वन ऑफ दो सेक्टर्स जो ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको लगता है कि फिर भी बैंकिंग सेक्टर के लिए ये जो ताजा एक चैलेंज आया है उससे नई चुनौतियां पैदा होंगी, शायद डिफॉल्ट्स का रिस्क बढ़ सकता है? कैसे देखते हैं आप बैंकिंग? देखिए, मैं समझता हूं कि जो फाइनेंशियल सेक्टर जो है पिछले जो एक साल में कोविड के दौरान इन्होंने एक जो सेक्टर्स कोविड के लिए इम्पैक्टेड होंगी उनके ऊपर ज्यादा उन्होंने उनकी एक्सपोजर नहीं बढ़ी है। जो फाइनेंशियल सेक्टर पर्टिकुलरली इंडिया में जो है, अगर आप देखें जो न्यू लोन्स जो गई हैं वो नया लोन्स ये जो होटल इंडस्ट्री कहिए या टूरिज्म इंडस्ट्री कहिए या एयरलाइन इंडस्ट्री कहिए, उन जो सेक्टर्स में कोविड का इम्पैक्ट हो सकता है उन सेक्टर में उनका एक्सपोजर बढ़ा नहीं है, बल्कि उनका एक्सपोजर कम हो गया है। उनका एक्सपोजर बढ़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिसकी गति मैं नहीं समझता कि कम हो जाएगी, बल्कि उनकी गति बरकरार रहेगी। अगर ये सिचुएशन रहेगा, मैं समझता हूं जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो है वो इस कोविड सेकेंड वेव में उतनी एडवर्सली इम्पैक्टेड नहीं होगी और उनका जो प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो अभी भी रिलेटिवली ब्राइट रहेगा। उसी तरह अगर आप देखें जो कमोडिटी प्लेयर्स जो हैं, जो मेटल्स के प्लेयर्स जो हैं, ये सारे सेक्टर्स मैं समझता हूं कि इस कोविड के दौरान भी वो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी, क्योंकि उनका भी जो अर्निंग्स जो है, रेवेन्यूज जो है, वो मैं समझता हूं कि उतना कोविड के सर्च से इम्पैक्टेड नहीं होगा। AKB, what about the foreign exchange valuation of the rupee to the dollar? Do you see that being affected? It's touching 75 now. Well, I think it will be impacted because although the crude oil prices have fallen a bit today, but they are no longer in the 40s and the 50s. They are well above that range. So that will be impacting India's dollar demand for purchase of crude oil. So that combined with the need for the rupee to reflect its true value vis-a-vis the global currencies, I think rupee will remain under pressure, and I think 75 to dollar is probably is also will help the country to secure itself against the charges of currency manipulation that the U.S. government is trying to level against India, which would have invited more trouble in terms of some sort of financial sanctions and all that. So I think the rupee coming to 75 and India entering into a phase of current account deficit, these are good signs not only for our growth but also for avoiding and evading the charges of currency manipulation. मिस्टर भट्टाचार्य, एक और डेवलपमेंट है, मॉनसून के जो एस्टिमेट्स हैं वो नॉर्मल आए हैं स्काईमेट जो प्राइवेट एजेंसी है उसके द्वारा भी और गवर्नमेंट एजेंसी IMD से भी, और उन्होंने कहा है कि लगातार तीसरे वर्ष उम्मीद है कि मॉनसून नॉर्मल रहेगी। ये आपको कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर लगता है सेंटिमेंट के लिए, इकोनॉमिक सेंटिमेंट? देखिए, सेंटिमेंट के लिए आपने सही कहा, सेंटिमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, पर ओवरऑल एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस के लिए मैं समझता हूँ इतना बड़ा फैक्टर नहीं होगा। हमारे देश में ट्रेडिशनली हमने देखा है कि जो मॉनसून जो है वो काफी एक सेंटिमेंट का रोल प्ले करता है, उससे एक सिक्योरिटी होती है, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल अगर आप देखें हमारे देश में पिछले कई सालों से एग्रीकल्चर का निर्भरता मानसून के ऊपर आस्ते आस्ते कम हो रहा है। जिस तरह से हमारी इरिगेशन व्यवस्थाएं सुविधाएं बढ़ रही है, तो एग्रीकल्चरल आउटपुट मैं समझता हूं इससे घटेगी नहीं, बढ़ेगी,
पर सेंटिमेंट में बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा। और मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर पिछले साल की तरह भी इस साल भी अच्छा प्रदर्शन करने की हम उम्मीद रख सकते हैं। What about industrial output, factory data, or the purchasing managers index for goods and services? You know, I mean, the factory data, industrial growth, economic growth, I think will be impacted. Many estimates suggest that already the current year's the growth prospects are being pared down. For the current quarter, there are private expert estimates which have already shaved off almost a percentage point increase from what was earlier estimated for the current quarter. So there is no doubt that the current quarter's economic growth estimates will be adversely impacted. Not only that, coming from the March figure, the March quarter, the economic growth figures will be come out very soon, and March quarter was supposed to come out in the negative zone. So the question is, how long the impact of these curfew hours on the activities in the Indian economy remain in force, and how long Indian economy remains impacted by these curfew hours, and how soon can the economy come out of it. That will determine the actual the first quarter economic growth performance. Mr. Bhattacharya, आपको लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पूरे विश्व में ही इफ नॉट यूनिफॉर्मली देन मोर और लेस सभी कंट्रीज में अफेक्ट होगी नेगेटिवली? ये इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि FIIs जो रेगुलर नेट बायर्स थे वो अप्रैल में नेट सेलर्स बन गए हैं, और उन्होंने ऑलरेडी मंडे तक 7,000 करोड़ रुपीस से अधिक की नेट सेलिंग करी। सो आपको लगता है कि FIIs जो अभी तक बाजार को काफी सपोर्ट दे रहे थे मार्च तक, वो वापस लौटेंगे? मैं समझता हूं कि जो FII का वापस आना दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है। एक तो है कि अगर आप जो बॉन्ड यील्ड्स जो अमेरिकन फेडरल रिजर्व में जो US मार्केट में बॉन्ड यील्ड्स का जो कर्व कैसा रहे, वो इस वक्त ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो ऊपर जाएगा तो मैं समझता हूँ हमारे अर्थनीति के लिए अच्छा एक सूचक है। और दूसरा है कि किस तरह हमारी जो कंपनियां जो हैं उनकी अर्निंग्स जो प्रॉस्पेक्ट्स किस तरह से एडवर्सली इम्पैक्टेड होती हैं। ये एक अर्निंग सीजन है, तो ये अर्निंग सीजन में कैसे वो परफॉर्मेंस दिखाती हैं और किस तरह से अगले तिमाहियों के लिए किस तरह से वो गाइडेंस देते हैं, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि FII का जो इन्वॉल्वमेंट हमारे मार्केट में कितना होगा वो निर्भर करेगा। जैसे आपने कहा कि जो FII की जो इन्वेस्टमेंट जो है इस वक्त नेगेटिव जोन में है इस महीने का अप्रैल में। ये बहुत महीनों बाद हुआ है, ये मार्च एंड अप्रैल में हुआ था। उसके बाद मैं समझता हूँ कि हर महीने ही FII की FPI की इनफ्लोज पॉजिटिव टेरिटरी में गई थी। तो हमें ये देखना पड़ेगा किस तरह से अर्थनीति का जो गति है किस तरह से वो गति में बाधा पहुंचती है। AKB, what's your estimate of credit demand for the first quarter of this new financial year? Well, it is not a very positive sign. It is not. There are no positive signs on the credit side. Boosting credit demand has been a challenge for the Reserve Bank of India for quite some time. Actually, there is so much liquidity the banks themselves are sitting on. And they are finding buyers of those credit, buyers in a sense, the borrowers of those credit, very difficult. And banks are also not showing signs of going out on a limb to lend to whoever they see the next door. That is, to my mind, is a good policy. So that credit growth is going to be slow. In my view, is an indicator
of the pace of economic activity, but need not be a target-driven thing by which, you want to raise your credit growth so that I can say that my credit growth is in double digits now. Now, that to my mind may lead to imprudent lending, and that might land the financial services sector in deeper trouble. They have just come out of a major crisis. I think it will be prudent on the part of the financial intermediaries to remain prudent and not chase credit growth targets. Instead, chase the targets for lending to bankable projects, lending to projects that give them the right returns, and at least the interest payment cycle is maintained. मिस्टर भट्टाचार्य, इन्फ्लेशन के अगर हम लेटेस्ट फिगर्स देखें तो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मार्च का 5.5% था, 4 मंथ हाई, एंड डब्ल्यूपीआई 7.4% था, 8 ईयर हाई. कैसे देखते हैं आप इन फिगर्स को? क्या ये अलार्मिंग है? देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य में देखें, ये जो 5 और 7% का जो आपने आंकड़ा का जिक्र किया, वो हमें जरा शंका देने वाला, शंकित होने की कारण हो सकता है. पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में मैं समझता हूं कि हमारी अर्थनीति में 8-9 बल्कि 17% का भी हमने इन्फ्लेशन देखा है. ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 17% में फिर पहुंचना चाहिए. हमें इन्फ्लेशन के ऊपर अंकुश जरूर लगाना चाहिए. और ये 5% रिटेल और 7% होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये इसका ये कारण जो है, मैं समझता हूं कि एक तो है कि अगर पिछले 1 साल से जो हमारी बोरोइंग लेवल्स जो हैं वो काफी एलिवेटेड लेवल्स में रही हैं, और ऐसी अगर बोरोइंग्स अगर कंटिन्यू करते हैं हम, उसका एक इन्फ्लेशन रिस्क जरूर होता है. गवर्नमेंट बोरोइंग. और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो कमोडिटी प्राइस जो हैं वो अब बढ़ रही हैं. कमोडिटी प्राइस बढ़ने से भी जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, उसके भी दाम बढ़ते हैं. वेजिटेबल प्राइसेस में देखेंगे आप, तो इसीलिए, और फ्यूल प्राइसेस में भी देखेंगे, तो वेजिटेबल एंड कंज्यूमर प्राइस एंड होलसेल प्राइस दोनों में एक अपवर्ड प्रेशर दिख रहा है. इसको कंट्रोल करने के लिए मैं समझता हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को काफी सोचना पड़ेगा. अगले जो द्विमासिक जो मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा वो करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा कि वो किस वक्त अपनी पॉलिसी को वो किस तरह से ग्रोथ को देखें या इन्फ्लेशन को देखें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा उनके लिए एक द्वंद्व हो जाएगा. क्योंकि अभी तक तो वो ग्रोथ को देख रहे थे, इसीलिए उन्होंने रेट्स को ऊपर कोई हाथ नहीं डाला. पर मुझे लगता है कि इस तरह अगर बढ़ता रहेगा, उनका एक कमिटमेंट भी है पार्लियामेंट की तरफ की इन्फ्लेशन टारगेटिंग का है कि 2 से 6 के अंदर रखना है. वो 5-5.5 तक ऑलरेडी चला गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. तो मैं समझता हूं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक चुनौती होगी, किस तरह से वो ये चीज को, इन्फ्लेशन को संभाले और ग्रोथ के जो लीवर जो हैं, जो इम्पल्सेस हैं, उसको भी कोई एडवर्सली इम्पैक्ट ना करे. Well, let's have a look at the U.S. market now. The S&P 500 and the Dow slipped for a second straight day yesterday, with investors pinning their hopes on major tech-related companies' results this week to help sustain an upbeat start to the earnings season. The Dow Jones Industrial Average fell 0.8%, the S&P 500 declined 0.7%, and the Nasdaq Composite Index plunged 0.9%. AKB, what is the relationship that you see of the U.S. securities market and its economy with the economy of India in this current situation of the pandemic? Well, in the sense that if the U.S. markets and particularly the bond market they do very well, you may see some of the money that the FIIs have invested in the Indian market. They may run the risk of flowing out, and that will be, in a sense, bad news. Because remember, the FIIs hold a good chunk of the share in the Indian stock markets, and if they pull out of the money, then it creates some sort of, there's a trigger effect, there is a sentiment effect.
So therefore, the Indian markets may also be impacted. And after all, when foreign money comes in, it also bolsters temporarily, though, the country's foreign exchange reserves. So all in all, if the rates in the U.S. market go down and the bond markets do well, then I would say that it may not be very good news for the Indian markets. और सत्ता जब परिवर्तन हुआ यूएस में तो काफी आशाएं थी कि जो उनका रुख है भारत की तरफ वो ज्यादा लचीला होगा ट्रेड और इकोनॉमी के टर्म्स में, इकोनॉमिक टाइज के टर्म्स में। वो आपको लगता है कि उसमें कुछ प्रगति दिख रही है? हमें अभी तक जो दिखा है हमने, जो ट्रेड पैक्ट की बात चली है उसके बारे में आलोचना भी हो रही है, चर्चा भी हो रही है उसके बारे में। हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से अमेरिकन सरकार, नई सरकार वो ट्रेड पैक्ट को एक्सपेडाइट करे। और एक अच्छा सूचक हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कितनी जल्दी जो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स की जो एक पिटीशन थी कि अमेरिका ने जो वैक्सीन बनाने की जो रॉ मटेरियल थी उनके ऊपर एक बैन लगा दिया था, उससे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स लाइक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उनको वो काफी एक असुविधा में पड़े थे। तो वो उनका एक पिटीशन में गया है। अमेरिका ने अभी ये भी कहा है कि हम उनकी जो पिटीशन है उसको पूरी तरह से उनका हम एग्जामिन कर रहे हैं। जिस दिन हम ये देखेंगे कि अमेरिका ने वो जो वैक्सीन बनाने की जो रॉ मटेरियल्स के ऊपर जो रोक लगा दी गई थी उसको उठा देंगे, वो लिफ्ट कर देंगे, मैं समझूंगा कि ये एक यूएस रिस्पांस टू इंडिया रिलेशंस का भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। Well, let's have a look at the oil market now. Oil prices today fell for a second day, weighed down by concerns that surging COVID-19 cases in India will drive down fuel demand in the world's third largest oil importer. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $65.70 per barrel, while WTI crude prices were around $61.70 per barrel. AKB earlier, OPEC Plus was artificially raising prices by cutting production. What would be their strategy now to not only maintain prices but also to ensure that there is fuel demand? Well, I think they will try to go in for some more production cuts, which I don't think they will succeed in the current situation, because I think the production levels have already reached a point which will be required for their own steady levels of income. Remember, they are all dependent on oil incomes hugely. So therefore, I don't see there will be demands for further production cuts, but those production cut demands may not meet with great success. That will be one factor. Another factor is India is trying to diversify its source of buying oil increasingly. They're increasingly becoming less dependent on the OPEC market. Okay. So both these factors probably will not have an adverse impact as far as India is concerned. Okay. India's subsidy bill on oil will greatly benefit from any decline in international crude oil prices. और अब सोने पर एक नजर। अंतर्राष्ट्रीय सराफा बाजार में सोने के मूल्य आज बढ़ गए। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ $1,784 प्रति आउंस पर था। चांदी भी बढ़त के साथ $26.10 प्रति आउंस पर थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर भट्टाचार्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। Namaskar. Namaskar. And before we close, a reminder of the headlines. Asian stocks decline amid resurgence of coronavirus cases and concerns about global economic recovery. And oil prices fall due to slowing of demand amid restrictions to arrest COVID-19 infection. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.